नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी क्लास में 9वीं कक्षा का जो पाठ मैंने आपको बताया था, दो बैलों की कथा, उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये पाठ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। तो आज हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। अगर आपने इसका सार नहीं देखा है तो आप उसका सार देख सकते हैं। सार देखने से भी आपको लगभग प्रश्नोत्तर समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? जब मैं आपको पाठ का सार बता रही थी तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कांजी होश वो स्थान होता है जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अब आवारा पशु बहुत सारे हो जाते हैं तो वो उनको वहां पर जमा कर लेते हैं। जब उनका कोई मालिक आता है उनको ढूंढते हुए तो वो उसको उसके मालिक को सौंप देते हैं और उससे जुर्माना जो भी वसूल करना होता है वो वसूल कर लेते हैं। अगर कोई किसी पशु का कोई भी मालिक नहीं आता है वो टाइम तक इंतजार करने के बाद, तो वो क्या करते हैं, जो कांजी होश के रखवाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं वहां पर, वो उस पशु की नीलामी करके उसे बेच देते हैं। तो इस प्रकार कांजी होश में बहुत सारे पशु हो जाते हैं। तो हाजिरी लेने का मतलब होता है कि वो एक बार दिन में ये देखने के लिए आते थे कि सारे पशु वहां पर सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कितने पशु रखे हैं उसका वो हिसाब किताब रखते थे। उनकी जिम्मेदारी होती थी कि उनका ध्यान रखना, ताकि कोई आए तो उसको लेके जाए। तो वो एक बार जरूर सारे पशुओं को ये देखने के लिए आते थे कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है या कोई उसको चुरा कर ले तो नहीं गया है, इसलिए वो एक बार उनकी हाजिरी लेते थे। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है? अब ये छोटी बच्ची कौन थी? गया की बेटी। गया जो झूरी का साला था, बैलों को लेकर गया था, उसकी एक छोटी बच्ची थी और उसको बैलों के प्रति प्रेम आ गया था, क्योंकि जो गया था वो बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। कारण क्या था कि वो बैल उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वो उनको रूखा सूखा भूसा डालता था। उसके खुद के भी बैल थे, अपने बैलों के सामने तो वो अच्छा चारा डालता था, लेकिन हीरा और मोती के सामने वो रूखा सूखा डाल देता था। तो गया के घर में एक छोटी बच्ची थी और उसकी जो पत्नी थी वो उस बच्ची की विमाता थी। विमाता यानी सौतेली माता थी। और उसकी पत्नी उस बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, भेदभाव करती थी उसके साथ, उसको तंग करती थी, मारती पीटती थी। तो सच्ची बात है, एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति की बात को समझता है। वो बच्ची भी दुखी थी क्योंकि उसके साथ उसकी माँ जो विमाता थी वो भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही थी, और वो ये भी देख रही थी कि जो उसके पिता है वो बैलों के साथ, जो हीरा मोती उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो बैल भी दुखी थे और बच्ची भी दुखी थी। इस प्रकार दोनों की भावनाएं आपस में जुड़ जाती है और बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता है। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीतिक विषयक यानी कि नैतिक मूल्य, जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिनके आधार पर हमें अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। यहाँ पर अनेक ऐसे मूल्य उभर कर आए हैं। सबसे पहला तो ये था कि हमें अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, जिस प्रकार हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के प्रति वफादार थे। दूसरा है इसका कि सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में साथ दे। हीरा और मोती दोनों सच्चे मित्र थे। उन्होंने दोनों का एक कभी भी साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो मुसीबत में था। एक बार हीरा फंस गया था तो मोती उसके साथ खड़ा रहा, और एक बार मोती फंस गया था खेत में, मटर के खेत में, लेकिन हीरा उसको छोड़कर नहीं गया। अर्थात हमें मित्रता सच्ची निभानी चाहिए। एक है, अगला होगा हमारा नीति विषयक मूल्य कि आत्म सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, कि हमें अपने आत्म सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंच रही है और हम उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। इन्होंने, हीरा और मोती ने ऐसा किया। एक है हमारा अगला इसमें नीति विषयक मूल्य आ रहा है कि आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक बार नहीं, बार बार करना पड़ता है। जब तक हमें आजादी ना मिले हमें लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला नीति विषयक मूल्य होगा इसमें एकता में बल है। हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर एकता नहीं होगी तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है।
हीरा और मोती ने एकता बनाए रखी, तो देखो सांड से मुकाबला कर लिया उन्होंने, सांड को मारकर भगा दिया। हालांकि सांड बहुत ताकतवर था, लेकिन इन दोनों ने एकता और सूझबूझ के साथ उसका सामना किया और उस पर जीत हासिल की। एक और नीति विषयक मूल्य यहाँ पर आया है कि नारी जाति का हमें सम्मान करना चाहिए, नारी जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। तो ये नीति विषयक मूल्य इस पाठ में उभर कर आए हैं। तो इन बातों पर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने बहुत जोर दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किए। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने पाठ की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया है कि गधे को सब मूर्ख कहते हैं। आप देख लीजिए, गधा, अगर हम किसी व्यक्ति को गधा बोलते हैं अर्थात हम उस व्यक्ति को मूर्ख कह रहे हैं। ये रूढ़ अर्थ हो गया, ये एक अर्थ पक्का हो गया गधे के लिए। अगर किसी को गधा का अर्थात वो मूर्ख है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी इसके लिए क्या कहते हैं कि गधे को मूर्ख कहना सही नहीं है। उनके अनुसार गधा तो सबसे सीधा और सरल स्वभाव का जानवर है, वो किसी के साथ हिंसा नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, चाहे उसके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो भी वो उसका कोई विरोध नहीं करता। उसके साथ रूखा सूखा जैसा भी उसके सामने चारा डाल दिया जाता है वो उसको खा लेता है, कभी भी उसका विरोध नहीं करता। एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं मुंशी जी कि जिस प्रकार साधु मुनि होते हैं वो सुख में दुख में हर स्थिति में समभाव बने रहते हैं। समभाव मतलब दोनों स्थितियों में समान भाव से उस स्थिति का सामना करते हैं। उसी प्रकार गधा भी सदैव एक जैसा ही, वो अपना उसका मन एक जैसा ही रहता है, वो किसी को ना मारता है ना किसी के प्रति विरोध करता है। तो उन्होंने गधे को मूर्ख ना कह के समझदार कहा। आगे है प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पाठ के शुरू से ही ये हीरा और मोती की गहरी दोस्ती की बातें आ रही हैं। जब ये दोनों झूरी के पास थे तब बताया गया कि दोनों नांद पर एक साथ बैठते थे, एक साथ नांद में चारे के लिए मुंह डालते थे, एक साथ उठाते थे। खेतों में जब काम करने जाते थे तो दोनों के ये मन में ये भाव रहता था कि उसके दोस्त पर ज्यादा बोझ ना हो, उस पर ज्यादा हो। जब ये गया के घर जाते हैं तब भी दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे गया उसके साथ मारपीट करता है हीरा के साथ, वो खेत में काम नहीं कर पाता तो मोती उसके बचाव में उसकी तरफ आक्रामक हो जाता है, गया को मारने के लिए दौड़ता है। और फिर जब ये दोनों वहां से भाग उठते हैं गया के घर से और जब खेत में पहुंचते हैं तो मोती खेत में, जो मटर के खेत में पानी दिया होता है उसमें फंस जाता है और हीरा बच जाता है। वो भाग सकता था लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं भागता और दोनों ही उनके द्वारा पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार जब सांड आता है उनके साथ उनकी लड़ाई होती है तो दोनों मित्र मिलकर उसको भगा देते हैं। और जब ये कांजी होश में जाते हैं तो वहां भी क्या होता है, तब हीरा को वो रस्सियों से बांध देते हैं और मोती आजाद था। अगर मोती चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन मोती बाकी सभी जानवरों को कांजी होश से भगा देता है और खुद उसकी जब रस्सी नहीं टूट पाती है हीरा की तो वो उसी के पास बैठ जाता है। इन सब बातों से ये साबित होता है कि हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी। समझ में आ गया। तब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये देखो, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। पाठ आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो गया की पत्नी थी वो छोटी बच्ची के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी, उसको तंग करती थी, मारती थी और साथ ही वो हीरा और मोती को भी अच्छे से चारा और भूसा नहीं देती थी। तो इस बात का मोती के मन में विरोध आता है, उसको बहुत बुरा लगता है कि ये छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। तब वो हीरा के सामने अपने मन की बात रखता है कि मेरा मन तो ऐसा करता है कि इसको सींगों पर उठाकर पटक दूं। तब हीरा उसे समझाता है कि क्या तुम्हें ध्यान नहीं है इस बात का कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। अर्थात यहाँ पर बात ये कही गई है कि औरत जो जाति है, स्त्री जाति पर वार करना, मार करना गलत है। ये हीरा के माध्यम से कहलाई है। वास्तव में ये दृष्टिकोण किसका है? लेखक का।
मुंशी प्रेमचंद जी का ये मानना है कि स्त्री के प्रति हमें उदार व्यवहार रखना चाहिए। स्त्री के साथ मारपीट करने में कोई बहादुरी नहीं है कि हम स्त्री के साथ मारपीट करेंगे तो हम बहादुर हो जाएंगे। स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखती है। प्रश्न नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया है। मैंने आपको जब पाठ का सार बताया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि जो किसान जीवन वाला समाज है उस किसान के लिए पशुओं का विशेष महत्व होता है। पशु खेती के लिए उनके काम आते हैं, तो पशु की अच्छे से देख रेख करना, भली भांति उसका पालन पोषण करना तो किसान की जिम्मेदारी है। और उनके साथ रहते हुए उनका आत्मीय संबंध इतना निकटता का हो जाता है कि वो अपनी संतान की तरह उनके साथ प्रेम करते हैं। झूरी के 2 बैल थे, हीरा और मोती, वह उनसे बहुत प्रेम करता था, उनके अच्छे से देख रेख करता था, उनके चारे का विशेष ध्यान करता था। अगर उसको कोई उनसे दूर लेके जाता था तो भी उसे बड़ा दुख होता था। गया जब उनके घर आया, झूरी के घर, वो उनको लेके जा रहा था तो झूरी का मन उनको भेजते हुए दुखी हो रहा था, लेकिन उनसे बाद में जब मिला तो अपनी संतान की तरह उनके साथ प्रेम किया। इतना अच्छा लगा उसे कि जैसे उसकी संतान ही उसे वापस मिल गई हो। तो जो कृषक समाज है पशुओं के साथ उनका संबंध बहुत ही आत्मीयता का और निकटता का होता है। जिस प्रकार परिवार के लोग आपस में प्रेम करते हैं, इसी प्रकार पशुओं के साथ भी उनका उतना ही लगाव हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कथन है मोती का। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्या है कि ये जो बात है, ये कथन है, ये मोती का है और मोती की विशेषताएं बतानी है हमने। यहाँ मोती को शुरू से ही थोड़ा सा उग्र स्वभाव का बताया है। उसको हीरा समझदार था, लेकिन जो मोती था वो थोड़े उग्र स्वभाव का था, उसे गुस्सा आता था, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का पालन भी बहुत अच्छे से करता था। अगर वो किसी के साथ अन्याय होता देखता था तो उसका विरोध भी करता था। जैसे गया के घर में किया उसने। जो गया की पत्नी थी वो छोटी बच्ची के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करती थी, उसे तंग करती थी, मारती थी, परेशान करती थी। तो इस बात का मोती को बहुत गुस्सा था कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार करती है और वो उसे उठाकर पटकने की भी बात करता है कि मन तो ऐसा करता है कि इसे अपने सींगों पर उठाकर पटक दूं, लेकिन हीरा के समझाने पर वो ऐसा नहीं करता। उसके बाद वो मित्रता को भी बहुत अच्छे से निभाता है, हीरा के साथ अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता है। फिर कांजी हाउस में जब वो जाते हैं, हीरा प्रयास करता है पहले दीवार तोड़ने का। जब दीवार तोड़ते वक्त वो कांजी हाउस के रखवाले उसे पकड़ लेते हैं और हीरा को बांध देते हैं, तो ये जिम्मेदारी कौन लेता है? मोती लेता है। और कांजी हाउस की दीवार को तोड़कर सभी पशुओं को भगाता है वहां से। गधे जो भागने का नाम नहीं लेते, वहीं पर बैठे होते, उन्हें जबरदस्ती सींग मार के वहां से भगाता है और खुद नहीं जाता है। वो प्रयास तो करता है हीरा की भी रस्सियां तोड़ने की, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गए थे दोनों, तो रस्सी नहीं तोड़ पाते हैं। हीरा के कहने पर कि भी तुम जाओ, लेकिन वो नहीं जाता है और उसी के साथ बैठता है। और उसे इस बात का आभास भी था कि इसकी उसे सजा मिलेगी, क्योंकि कांजी उसके रखवाले उसके मारेंगे, लेकिन इसके लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार है। वो इसी बात से संतोष करता है कि इन 9-10 जानवरों की हमने जान बचा दी है, तो ये तो कम से कम हमें आशीर्वाद देंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी भी फल का भुगतान करना पड़े, लेकिन इन लोगों की तो हमने जान बचा दी है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मोती वास्तव में ही एक कर्तव्यपरायण पशु था। वो किसी के साथ भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। प्रश्न नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का अर्थ क्या होता है? अर्थ बताओ, मतलब क्या है उस बात का। तो इसकी 2 हैं, हम पहला करते हैं। पहला तो यह, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये बात हो रही है हीरा और मोती के लिए। गुप्त शक्ति यानी कि जब वो दोनों आपस में मुख्य भाषा में बात करते थे तो एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे। चाहे वो खेत में काम कर रहे हो, चाहे वो घर छोड़कर भागने की योजना बना रहे हो, या फिर वो कांजी हाउस को तोड़ने की योजना बना रहे हो, कोई भी वो काम करते थे तो उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे दोनों एक दूसरे की मन की बात को वो समझ लेते थे। और ऐसी भावना मनुष्य में नहीं मानी जाती।
वंचित मतलब उससे विहीन है। मनुष्य के पास ऐसी भावना नहीं है वो जो दूसरे की मन की बात को जान सके। इसी का दूसरा है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये बात हो रही उस समय की जब हीरा और मोती गया के घर में थे। गया के घर में थे तो क्या था, गया उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा था। अपने बैलों को तो वो अच्छा खाना देता था, अच्छा चारा देता था, और हीरा और मोती के सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता था। गया के घर में जो एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ भी उसकी माता विमाता भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही थी। तो दोनों दुखी थे और एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते थे। तो बच्ची के मन में इसी से उनके प्रति बहुत प्रेम उमड़ आया था। तो क्या करती थी बच्ची, रोज रात को हीरा और मोती को एक एक रोटी चोरी से खिला देती थी। अब इतने बड़े बैल के लिए एक रोटी क्या करेगी, अर्थात एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन उनका मन बड़ा संतुष्ट हो जाता था। उनके मन में इतनी सांत्वना हो जाती थी, इतनी तसल्ली हो जाती थी कि कम से कम इस घर में कोई तो है जो उनको मानता है, उनके सम्मान को मानता है, उनका सम्मान करता है। इसलिए कहा गया है कि एक रोटी से भूख तो क्या मिटनी थी, लेकिन उनके हृदय को मानो भोजन मिल जाता था। उस एक रोटी को खाकर, उस बच्ची के प्रेम को पाकर उनका हृदय तृप्त हो जाता था प्रेम से, ये कहा गया है। तो ये आशय स्पष्ट करना, अर्थ बताना। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है। ये वैसे तो ऑप्शन वाला था, एक क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैंने इसको एक सिंपल प्रश्न में बदल दिया है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार रूखा सूखा भोजन क्यों दिया खाने के लिए? इसके कई ऑप्शन थे कि गया के पास वो दूसरे बैलों के प्रति ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। एक ऑप्शन ये है कि उसे खली और भूसे की जानकारी नहीं थी। एक ऑप्शन ये है कि वो बहुत गरीब था, इसलिए वो नहीं देना चाहता था। लेकिन चौथा एक ऑप्शन है कि वो उनके व्यवहार से दुखी था। तो सही उत्तर यही आएगा कि गया ने दोनों बार उनके सामने सूखा भूसा इसलिए डाला कि उन्होंने उसे बहुत परेशान किया था। उनका जो व्यवहार था उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उनके सामने सूखा भूसा डाला था। ये इसका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन वाला है, लेकिन मैंने इसको सिंपल प्रश्न में बदल दिया है। तो इसका ऑप्शन में भी उत्तर यही आएगा कि वह उनके व्यवहार से दुखी था, इसीलिए उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाला था। तो बच्चों, ये तो थे 2 बैलों की कथा, जो पाठ है 9वीं कक्षा का क्षितिज पुस्तक से, उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि जब पाठ का सार किया था तो साथ साथ मैं तब भी आपको समझा रही थी, और अब तो मैंने विस्तार से आपको ये समझा ही दिए होंगे। आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।